Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का अध्याय 15। जी हाँ, अध्याय 15 आज हम पढ़ेंगे और इससे पहले के जो पाठ यानी कि 1 से 14 तक के जो पाठ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उनके वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देख लें यदि आपने नहीं देखा तो। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि और आने वाले अच्छी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। अध्याय 15 तोलिए उपेंद्र नाथ अश्क इसके लेखक हैं। तोलिए एक एकांकी है। देखिए, सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं क्योंकि लेखक परिचय में से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क जो है उनका जन्म सन 1910 ईस्वी को हुआ, मृत्यु सन 1996 ईस्वी को हुई। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। देखिए, प्रश्न कैसा भी बन सकता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड टीचर्स हिंदी विशेषज्ञ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। तो उर्दू लेखन से यात्रा प्रारंभ की किसने? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। और हिंदी लेखन की ओर किनकी प्रेरणा से अग्रसर हुए? तो देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से ये हिंदी लेखन की ओर अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। किन्होंने? लेखक ने, यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क ने। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भाव व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया। अब देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो भी आप देख लीजिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये इनके कहानी संग्रह है। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और भंवर, ये इनके नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये इनके एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी और उर्मियाँ, ये इनके काव्य हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये संस्मरण इन्होंने लिखे। अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, ये आलोचनाएं इन्होंने लिखी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे पाठ परिचय, यानी कि इस पाठ में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। तो देखिए, ये जो पाठ परिचय है, ये इस पाठ का मूल सारांश भी इसे हम कह सकते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करें। जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए ये पाठ का सारांश है, इसलिए इसे अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, पाठ परिचय दोबारा हम देखते हैं कि प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। तो ये था पाठ परिचय। और यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो पाठ परिचय हमने पढ़ा, ये इस पाठ का सारांश भी इसे हम कह सकते हैं, या पाठ की जो मूल भावना है वो भी हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मूल पाठ तौलिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पाठ है यह एकांकी विधा का पाठ है। जी हाँ, एकांकी है। ये जो तौलिया शीर्षक हम पढ़ रहे हैं पाठ, ये एकांकी विधा का पाठ है। चलिए पात्रों को देखते हैं। वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरो, ये पात्र हैं। स्थान है नई दिल्ली। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है।
ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है और न ही छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, यानी कि 250 रुपये महीने के कमाता है, पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाई दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। अब देखिए वसंत कितना कमाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा देखते हुए चलें। महीने की इनकम जो है वसंत की वो है 250 रुपये महीना। बढ़ते हैं आगे। मेज के इधर दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस पार उस और कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है। करीने से यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से या सुंदरता के साथ सलीके से लगी हुई है, जमी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना चल रहा है। देखिए कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तीपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तीपाई का कवर अंगीठी के कपड़ों से मैच करता है। सामने दीवार के बाई ओर कोच के जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नानगृह को जाता है। बाई दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी है। दाई दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उड़ते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। देखिए ये पूरा एक दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, एक सीन जिसे हम कह सकते हैं दृश्य क्रिएट किया गया है। तो वो दृश्य हमें सामने दिखाई दे रहा है और उसके बाद अब पात्रों का प्रवेश होता है। तो देखिए मधु रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई प्रवेश करती है और कहती है, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। वसंत मुंह पहुँचते पहुँचते रुक कर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि हंसते हुए कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़कर, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी, ज़रा आँख खोलकर देखिए। हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, 20 तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे हैं। और वसंत, लेकिन रोएदार तो मधु व्यंग्य से दोनों हैं जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। वसंत निरुत्तर होकर के, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। किसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मधु मुंह फुला धम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखकर, वसंत तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भाव को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा।
अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ। तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। वसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती हुई, इसमें क्या संदेह है, और मुझे गंदगी स्वयं पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नज़ाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छहों भाई उसे काम में लाते थे। अब यहाँ पर देखिएगा, अरिस्टोक्रेटिक वातावरण, तो यह अरिस्टोक्रेटिक का मतलब है भव्य, भव्य वातावरण। और देखिए वसंत और कितने भाई थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम छहों भाई, यानी कि वसंत और ये कितने भाई थे, 6 भाई। तो ये भी आप नोट करते हुए चलें। मधु आगे कहती है, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हो। 10 और कितने तरह होते हैं, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहे तो मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोचे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते रहे, लेकिन बीमारी हम में से किसी को कोई कभी बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं। और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा सेदनशाह की बात जानती हो। मधु, चूहा सेदनशाह? शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनशाह गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में नहीं हो, और चूहा सेदनशाह के जाट हष्ट पुष्ट लंब तोड़ेंगे। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। हंसती है। वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वही रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणु को मारने की शक्ति होती है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। फिर घूमने लगता है कौन? वसंत। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वहाँ के जो लोग थे वो दही और लस्सी का प्रयोग अधिक करते थे, और साथ ही किसमें बीमारियों के कीटाणु को मारने की शक्ति होती है, तो दही में बहुत सी बीमारियों को कीटाणु को मारने की शक्ति होती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। मधु, मैंने चूहा सेदनशाह की बात सुन ली। मैले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। मामा जी, वसंत मेज के कोने का सहारा लेकर, तुमने फिर अपने मामा और मौसी की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निपोड़ दिए, नकल उतारते। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती। मधु, अब यह तो, और तुम्हारे मामा जी? वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है वसंत। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वही रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था।
कहने लगे, हजामत यही बना लो। मैंने कहा, मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा, अच्छा बनाए लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। मधु, मामा जी, अपनी बात जारी रखते हुए वसंत। इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेलाइसिस कर लाए, नकल उतारते हुए। मामा जी, मैं कहती हूँ, आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति। वसंत, आवेग में उसके पास आकर, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु चुप रहती है। और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु हंसती हुई, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीप ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। मधु हंसती है। और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे, समझी? मधु वही बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए। पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गंदे इलाके में नहीं रहते। विपन्नता की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ? मधु उसी विशीली हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? वसंत खड़ा हो जाता है। ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल देता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो? मधु उसी हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलियों की केद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ, और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशीली हंसी बिखेरना चाहिए। मधु चुप रहती है। वसंत रेडियो के पास से, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा लिया है। उशी और निम्मो, मधु बनना छोड़ देती। आपने फिर उशी और निम्मो की बात चलाई। उशी और निम्मो हंसते हुए, वसंत, कल मिल गई थी बाजार में। मैंने पूछा, निम्मो आई नहीं तुम इतने दिनों से? कहने लगी, हमको चच्ची से डर लगता है। वसंत हंसता है। मधु उसी विशीली हंसी के साथ, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। वसंत तीपाई के पास से, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियां हैं। मधु, बच्चियां? वसंत उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तीपाई पर बैठते हुए, हंसना उनका स्वभाव है। वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। बेजारी से सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है? चिंताओं और आपत्तियों के बंद नहीं क्या कम है? जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है? मधु चुप रहती है। वसंत, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ? स्निग्धता यानी कोमलता। तुम्हारे आने से पहले मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं। गप्पे चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वही चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है।
जोश से। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ में घुटा जाता हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक रखने लगता है। मधु, मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरफ पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं? वसंत, वहीं से पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुप्त ही किरकिरा कर देती है। कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। फिर स्वेटर बुनने लगती है। वसंत मुड़कर, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, यह आप कह सकते हैं? वसंत, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है। मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए उशी और निम्मो। मधु स्वेटर को फेंकर, आपने फिर उशी और निम्मो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। वसंत, उशी? मधु, परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और। यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरी सामने, टांगे फसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं करती। जिसे बैठने, उठने, बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है? वसंत गरज कर, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांधकर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, और इसीलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहता कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोट दूं। घृणा? तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ। क्यों कर ली यह भी मैं जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकाले, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। वसंत, तुम? मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। वसंत जल्दी से जाकर के चोंगा उठाता है। वसंत, हेलो हेलो, जी जी। मधु नौकरानी को आवाज़ देते हुए, मंगला कौन है देखिए? मंगला नौकरानी है। मंगला स्नान गृह की ओर के दरवाजे से आती। जी बीबी जी, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला, बीबी जी आप? मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। वसंत, जी जी बहुत अच्छा, कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। वसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है, तभी पर्दा गिरता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गए। यानी कि देखिए, पहला दृश्य जो था वो समाप्त हो गया। अब अगला दृश्य जो है वो हमारे सामने है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे
अन्य मनस्क सी आधी बैठी आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। यानी कि ये जो दृश्य ये 2 महीने बाद का है। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला, बीवी जी, यह आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला, यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। किवाड़ बंद करते हुए मंगला, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीवी जी? यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु, आया था, शायद आजकल में आ जाएं। तो फिर? विषाद से हंसकर मधु, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जरा उठकर, कौन? सूरो बाहर से, दरवाज़ा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सूरो और चिंती आती है। मधु रजाई परे करके, अरे सूरो, चिंती, तुम यहाँ कैसे? सूरो, आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। माताजी प्रयाग जा रही थी। सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। मधु कहती है, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा? इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सुरो, सबसे पहले तुम ही से मिलने आई हैं। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कहका लगाती यानी कि हंसती है। सुरो, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में, लेकिन पता तो मेरा। सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को भैरों के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरों के मंदिर? चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी की गिरजे के पास। मधु, गिरजे के पास? जोर से कहा लगाते नहीं कि हंसती है। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती है। सुरो, और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ। जोर से हंस पड़ती है। सुरो, यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया, इतनी जोर से कह के लगाना। कहाँ है वे? मधु, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाएं। चिंती, अच्छे तो हैं? अच्छे हैं, मौज में हैं। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आओ बिस्तर में। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सूरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते हैं लियाफ लेकर। लेकिन मेरे पाँव, हंसकर, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। मधु, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? जुराबे तो पहन रखी है तुमने, पर तुम्हारा बिस्तर? मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला, आपने आवाज़ दी थी बीवी जी? मंगला, चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? वह लम्ब सलम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे? मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसकी मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे। चिंती, वर्षों स्नान गृह का मुंह न देखा हो। सब हंसती है। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, वहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दे दो। यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य से, मधु मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। चिंती उठने को प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग्य से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नौश फरमाती है। सुरो,
कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती है, और कहाँ यह कि मधु, अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ में। सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नर्म नर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाएं। लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती है और चाय पीते पीते बातें करती है। सुनो, मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है, और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो छोड़ नहीं सकता। सुरो, सुख आराम? व्यंग्य से हंसती है। तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो? फिर हंसती है। चिंती, और फिर सभ्यता, संस्कृति? मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागेगा? सुरो, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझ कर मनुष्य फिर पहले की बात ही बर्बर बन जाए? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे कि सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया है? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों बर्नार्ड शॉ। मधु हंसती है व्यंग्य से हंसकर, बर्नार्ड शॉ? हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो। मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सुरो, नहीं अब मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नान घर किधर है? हम वहीं हाथ धोआते हैं। मधु, अरे क्या धोओगी सर्दी में हाथ? सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला से। मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो क्रोध से, मधु तुम भली बात ही जानती हो। मधु, मंगला, इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना है, भूलना नहीं, और खाना भी यही खाना। सुरो, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लियाप में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती है। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? मधु, मेरी सहेलियाँ थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है, फिर मंगला, जी बीबी जी। मंगला, जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है, जैसे अपने आप से। मधु, जैसे अपने आप से कह रही हो। मेरी सहेलियाँ कहती है मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी ने भी यही कहती है। मेरी ओर जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो 8 पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ। मधु अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकी है? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? मंगला आश्चर्य से, घृणा? मधु, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? उसी आश्चर्य से मंगला, बनावट, तकल्लुफ? मधु, तकल्लुफ, बनावट, नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। जैसे अपने आप से बात करती हुई मधु कहती, 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही बीबी जी आप? बाबूजी तो? मधु शून्य में देखते हुए, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला, एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन? मधु व्यंग्य से, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, या मैनेजर बीमार हैं, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होंगी। वे मुझसे नाराज़ हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला कुछ समझने में असफल होते हुए, घृणा? मधु, यदि मैं बचपन से ही
ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष, लगभग भरे हुए गले से कहती है। वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही बीवी जी? वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और वसंत प्रवेश करता है। वसंत, हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? मंगला से, मंगला तांगे से सामान उतरवाओ, और जेब से पैसे निकालते हुए, और यह लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। वसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई क्या हाल चाल है? यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? मधु, जो इस बीच पलंग से उतर आई है और हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। वसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी यह साफ सफाई और सुघड़ता, ये नज़ाकतें इतना काम न देंगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है, और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो। अरे यह कायापलट कैसी, यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और प्याले? मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिराने रहेगा। वसंत उल्लास से, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेली के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। वसंत आश्चर्य और मिश्रित उल्लास से, सच? मधु उसकी और प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यहीं पी है। वसंत प्रसन्नता से, वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेसिस्टेंस कायम है। मधु, चाय भी अब आप यहीं पीजिएगा, अपने नर्म बिस्तर पर। वसंत अत्यधिक उल्लास से, वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज़ नहीं हैं? आश्चर्य से, नाराज? आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वसंत और भी आश्चर्य से, गुस्सा? मधु, 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। पर मैंने पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। वसंत जोर से कहा लगाते हुए, तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज़ हो सकता है? मधु, पर 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। वसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा चलिए, पहले हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए। वसंत, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की फक लगाई? क्यों, कपड़े न बदलिएगा? 1 रात और 1 दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। वसंत को स्नान गृह के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से झांकती, जी बीबी जी, सामान रखवा लिया या नहीं? जी बीबी जी। मधु, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी उधर हाथ मुँह धोने गए हैं, मैं और पानी रख देती हूँ। इतने में यह पानी फेंक कर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर में, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने? 20 बार कहा है कि चमचा न गिराया कर, फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। वसंत स्नान गृह से, अरे भाई साबुन कहाँ है? मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है, वहीं से। और तौलिया?
मधु, हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे में सूखा नया तौलिया लेकर पहुंच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर वसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते के आस्तीने चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है। हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तोले से मुंह पोंछने लगता है जिससे सुरो और चिंती हाथ मुंह पोंछ कर गई है। मधु रसोई खाने से, यह केतली कैसे बना रखी है मंगला तूने, मनो तो मेल जमी हुई है पेंदे में। केतली हाथ में लिए आती है। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला, कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक वसंत को सुरों वाले तौलिए से मुंह पोंछते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, यह सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज नहीं कर सकते? अभी तो सुरो और चिंतित चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पहुँच कर गई है। वसंत घबरा कर, परंतु नया? मधु, नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। ओह, ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं। मुझे जी साफ है, जरा आँख खोलकर देखिए, गीले और सूखे। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया किसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फैलाकर धम से कोच में धंस जाती है। वसंत, यह तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई हो क्या? मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं, मैं नाराज नहीं। वसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता? पर्दा सहसा गिरता है, यानी कि धीरे धीरे गिरता है। तो इस तरीके से ये था एकांकी, आज का जो पाठ था तौलिए। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अंगीठी अंगारे रखने का एक पात्र होता है। निपुणता यानी कि दक्षता। अरिस्टोक्रेटिक यानी कि भव्य। विपन्न यानी कि असंपन्न। ऐनक यानी चश्मा। चर्म चमड़ी। पख पख यानी अड़ंगा या नुक्स। तकल्लुफ यानी कि बाहरी दिखावा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो इसके जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ हो, चाहे अति लघुत्रात्मक हो, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे यदि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा हो, वीडियो को अच्छे से देखा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।